बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करूंगा। 3-4 खबरें मेरे पास। एक तो ये कि खान साहब ने जरदारी साहब की गर्दन पे अंगूठा रख दिया और खान साहब इंतकाम लेने लगे हैं, सियासी इंतकाम लेंगे जरदारी साहब से, और वो लेंगे भी उन्हीं के शहर से। नंबर 1। नंबर 2 जो खबर है वह है कि हाफिज साहब बदस्तूर, हाफिज साहब मजीद तरक्की करने वाले हैं, हाफिज साहब मजीद आगे बढ़ने वाले हैं। वो भी आपके साथ एक खबर शेयर करूंगा। और 2 बड़ों की मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, बिल्कुल खामोशी से हुई है, और उस मुलाकात को अब हमारे कुछ दोस्तों ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, यानी कि इतनी भरपूर किस्म की कवरेज नहीं दी, बस टिकर शिकर चला के फारिग कर दिया कि मुलाकात हुई है। वो भी आपको बताता हूँ कि 2 बड़ों की मुलाकात और इसके नताइज क्या निकलेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले ज़रा छोटी छोटी खबरें लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, अहम तरीन खबरें हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एतमाद देखें तो बहरान कौन है, बिल्कुल पूरा एतमाद है, कॉन्फिडेंट बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट उनका है। और ये कहा जा रहा है कि पता नहीं अनफोल्ड होंगी चीज़ें तो खान साहब के साथ कोई हाथ तो नहीं हो जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या इतनी सादा हैं कि वो सब कुछ किए जा रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है। कल वो जाते जाते एक जुमला बोल के गए थे, बहुत ही अहम, मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये राना सनाउल्लाह साहब बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता क्या हो रहा है। इंतखाबात हो रहे हैं, अगले 3 महीनों में इलेक्शन हो रहे हैं, आम इलेक्शन, आम इंतखाबात हो रहे हैं, ये सब कुछ इस तरह की बात वो करके आगे निकल गए। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान जो इत्तेहाद होने जा रहा है, बल्कि काफ लीग जम हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब सदर बन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये बेसबब नहीं है। इसलिए दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM वो बहुत पुरएतमाद है, और वो भी बिला का एतमाद है उनमें, और उनके जो लाइक माइंडेड हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और कल से बहुत वो कर रहे हैं जी, 35 पंक्चर लगा दिए मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन वो बड़ी गेम रही है, ये बड़ी गेम किस तरफ जाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बड़ी गेम हो रही है, बड़ा खेल खेला जा रहा है, और जो खेलने वाले हैं वो खामोशी से मज़े ले रहे हैं। और इस वक्त प्लेयर्स मैदान में उतरे हुए हैं, प्रॉक्सीज मैदान में हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मामला क्या है, मामला ये है कि क्या ये सब कुछ इस तरह चलता रहेगा। दूसरी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसका एलामिया आया था, उसमें एक वाज़ेह तौर पे एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, मुआशी इस्तेहकाम से। जब तक मुआशी इस्तेहकाम, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मजबूत गवर्नमेंट हो। और आर्मी चीफ ने एक बात की थी कराची में कि कौमी इत्तेफाक का राय ज़रूरी है मईशत के इस्तेहकाम के लिए, और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फ्री कैन जो हैं वो मिल बैठे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात की, वो बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ रही है। हमने सुना है नैब कवानीन में जो तरामीम के खिलाफ पटिशन इमरान खान साहब की गई हुई है, तो उसको इन्होंने वेलकम किया था कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, अखबारात की इतला है, तो इसका मतलब है कि वापस आएंगे तो हुकूमत उनको वेलकम करेगी, मिल बैठेंगे, और तरामीम के मामले को भी इत्तेफाक राय से करेंगे और बाकी चीज़ों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो पार्लिमान में हमने पार्लिमान इदारों को मजबूत करना है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि हमने इदारों को मजबूत भी करना है और इदारों से काम लेना है, हमने हर काम खुद नहीं करना। ये खास तौर पे ये बात की गई। और उसके बाद फिर एक और खबर चली, और वो खबर चली कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात के लिए आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और ये मुलाकात आधा घंटा 30 मिनट्स तक जारी रही। मेरे ख्याल में ये मुलाकात इससे ज़्यादा थी, और उस मुलाकात में, ये मुलाकात भी इंतहाई अहम है, हम उस पर कोई क्या सराय नहीं कर सकते। 1-on-1 मुलाकात थी, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर बहुत ही ये गैर ज़रूरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात हुई है। तो मुलाकात ये गैर मामूली थी, और इसमें इंतहाई अहम अमूर ज़ेर बहस आए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुलाकात मामूली मुलाकात नहीं थी, एक बात। और इसके नताइज जो है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इक़दामात
ہونے شروع ہو جائیں گے، جس کے بعد اندازہ ہو سکے گا۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ یہ کہ کل ایک طرف خبر آئی، ایک چھوٹی سی خبر چلی، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت کس حال تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک خبر چلی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے بات چیت سے انکار، مذاکرات تو دور کی بات ہے، بات چیت سے انکار کر دیا۔ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے امپلیمنٹ کریں، پہلے چیزیں امپلیمنٹ کریں 3-4 کر کے۔ نمبر 1، ڈالر کو آپ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ طے کرے ڈالر کا، اور پاکستان روپی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ طے کرے، اس کو اوپن چھوڑیں، اس کو کنٹرول نہ کریں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور اس سے ڈالر جو ہے وہ بے قابو ہو گیا۔ بے قابو کیا ہونا تھا، وہ مل ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو ایک تو وہ کہتے ہیں ڈالر کا معاملہ حل کریں، دوسرا بجلی کی قیمتیں، تیسرا گیس کی قیمتیں، فیول کی قیمتیں، یہ سارا بڑھائیں تاکہ آپ کا ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس ٹیکس ریونیو کتنا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ پہلے پچھلے جو آپ کو ہدایات دی گئیں جو اس کو پورا کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو اس حد تک ڈیڈ لاک ہے۔ دوسری قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ روڈ میپ، اکانومی کو ٹھیک کرنے کا روڈ میپ، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بریفنگ دی تھی اس میں سارا ملبہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور 3.5 سال کی حکومت پہ ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد آگے نکل گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا آپ روڈ میپ لے کے آئیں۔ روڈ میپ ابھی تک انہوں نے تیار نہیں کیا، بلکہ وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ حکمرانوں کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، اور حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملبہ جو ہے، ان کا وزن پاکستان کے ادارے اٹھائیں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، اور ہمیں بالکل ایسے رکھا جائے گا جیسے ہم کو بہت ہی زیادہ لاڑلے پالے اور ہم ناگزیر ہیں اور ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ سوچ یہ ختم ہونے والی ہے، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے بعد اگلا کام ایک اور بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ویلکم کر رہے ہیں، سپریم کورٹ ویلکم کر رہی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ ابھی ہیئرنگ ختم ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کا اس سے مقدمہ مزید مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ اب معاملہ سپریم کورٹ پہ اگر جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے استعفے منظور کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے رکھ لیتے ہیں۔ تو اب جو بقیہ ارکان ہیں وہ ابھی بھی ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ گئے تو لیڈر آف اپوزیشن پھر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، راجہ ریاض صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور راجہ ریاض صاحب کی جو پوری کے پوری 23 ممبرز ہیں وہ اس پاکستان تحریک انصاف، اصل پاکستان تحریک انصاف جو اس کے نیچے آ جائیں گے، اور پھر پارلیمانی پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، جو ڈیسیجن لے گی، جو فیصلہ کرے گی، وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کہلائے گا، کیونکہ یہ جو ہے سپریم کورٹ اس بات کو اسٹیبلش کر چکی ہے اپنے ججمنٹ میں کہ پارلیمانی لیڈر ہی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، اور وہی اسی کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے۔ فلور کراسنگ ہو، ووٹ دینا ہے، ووٹ نہیں دینا، یہ سارے معاملات۔ تو وہ ابھی بھی ان کی تعداد جو ہے وہ 75 ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ 75 وہ ہیں، اور اس کے بعد باقی یہ آ جائیں گے، تو اس کی تعداد جو ہے وہ بدستور ان کی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اس سے جو استعفے منظور کیے، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور پاکستان جب تک نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ واپس نہیں آتی، وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کرتے، اور ان کے چہرے پارٹی ورکرز کو اور پارٹی لیڈرز کو نظر نہیں آتے، تب تک یہ آپ یوں سمجھے کہ نون لیگ کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے عرصے سے روپوش ہیں، روپوش سے مراد ہے سیاسی طور پہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ پارٹی پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور پارٹی کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی لاوارث ہو گئی، آپ تشریف لائیں، اور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ یہ جو ضمنی الیکشن کروانا چاہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ضمنی الیکشن ہوں گے۔ یہ ضمنی الیکشن جو پاکستان جو ایم این ایز کی ابھی
सीटें खाली हुई हैं, 35 सीटें खाली की हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं हमने हिस्सा नहीं लेना और इसके बारे में फैसला हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP ये अलग है और इसके साथ हो सकता है BAP भी चली जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम अलग हैं। BNP मैंगल भी जरदारी साहब के साथ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी हम अलग। मौलाना फजलुर रहमान साहब का फैसला अपना, हमारा अपना होगा। इसलिए दूसरी इमरान खान साहब ने कहा है कि 35 से 35 हल्कों में इलेक्शन मैं लड़ूंगा, खुद लड़ूंगा, ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, मैं मैदान में उतरूंगा अकेला। तो ये सारी के सारी चीज़ें इस तरीके से बढ़ रही हैं और अब ये बात और भी कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वापस जाना चाहती थी, लेकिन ये वापस अब लेना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर ये गए तो मामला सारे का सारा हो जाएगा ख़राब। तो बहरहाल चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा वो कह तो रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी वापसी की तारीख का नहीं बताया गया। मरीम साहिबा का है कि वो वापस पहुंचेंगी और नवाज शरीफ साहब अभी तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक इंतखाबात के बारे में वो सीरियस नहीं है कि हम इंतखाबात करवाएंगे। अब देखना यह है कि क्या 2 सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील हो चुकी हैं, उसके बाद 35 कौमी असम्बली की नशस्तें और मज़ीद अभी होनी है, तो क्या इन सारों पे ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, और वो भी सिर्फ 4 महीने पहले, जबकि 4 माह का फ़र्क रहेगा, 4-5 महीने का, उससे पहले इलेक्शन करवाएंगे और इतनी बड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ लग नहीं रही और मेरा नहीं ख्याल कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इन चीज़ों को समझ रहा है, या तो वो कुछ और सोच रहा है, और जो सोच रहा है मैं आपको बता देता हूँ। उनका मूड ज़रा थोड़ा सा मिजाज तब्दील होने वाला है। उसकी वजह यह है कि कैप्टन सफदर साहब आ गए मैदान में। उन्होंने कल बाजवा साहब को ठीक ठाक लताड़ा है, और कैप्टन सफदर साहब जब लताड़ते हैं और उन्होंने बता दिया कि जनाब ये सारी खेल का जिम्मेदार, सारी बर्बादी के जिम्मेदार बाजवा साहब हैं, जो इस वक्त दुबई में सफ़ेद सोना ख़रीद रहे हैं। और ये उन्होंने कल गुफ्तगू की, अपेयर हुए हैं और वो बाकायदा तसल्ली से उन्होंने ये सारी सुनाई हैं बातें, और दुबई में जो कुछ हो रहा है। और मैं आने वाले दिनों में आपको बता दूं कि कुछ और भी अहम खबरें आएंगी कि हो सकता है कि बड़े बड़े जो पर्दानशीन हैं वो मंजर आम पे उनके नाम आए और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाएंगी। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जरदारी साहब की गर्दन पे ऐसे अंगूठा रखा है कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मज़ीद हाफिज़ साहब को मज़ीद 2 सीटें मिल गई हैं। हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी, उनको मज़ीद 2 सीटें मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी की 2 सीटें कम हो गई हैं और मार्जिन मज़ीद कम हो गया है। जमात इस्लामी के पास वाज़े अक्सरियत हासिल है, सिर्फ 5-7 नंबरों का फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर बनाना चाहती है कराची का, लेकिन वो नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के साथ, जमात इस्लामी को खुली ऑफ़र की है कि आप बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे जरदारी साहब के हाथों, पीपल्स पार्टी के हाथों, हमारे वोट आपके साथ हैं और आप मेयर बनेंगे और डिप्टी मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है। तो वो बिल्कुल उसके बाद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी PTI और जमात इस्लामी के पास हो जाएगी, और जमात इस्लामी का मेयर आएगा कराची का। MQM पीछे मुड़ के देख रही है कि उनके साथ ये सब कुछ किया क्या, गवर्नर किसके प्लेयर हैं, क्योंकि सबको मुत्तहिद करके इलेक्शन का बाइकआउट करवा दिया। ना ही सिंध गवर्नमेंट से कोई बात मनवाई जा सकी, ना ही फेडरल गवर्नमेंट से मनवाई जा सकी, ना ही इलेक्शन कमीशन से मनवाई जा सकी। तो कामरान टेसोरी ने क्या खेल खेला, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगी, लेकिन खेल बड़ा दिलचस्प है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।